नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे डेली न्यूज की करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर पर कंटिन्यू करूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज है यहां पर दिए गए सारे जो आपके लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से लिए जाते हैं और आपको फिर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आपके लिए सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सारे इंपॉर्टेंट जो आपके नोटिफिकेशंस हैं और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो है @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, जो चैनल का नाम भी है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होती है वो वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो आज की फर्स्ट न्यूज है वो जीएस पेपर 1 से है और आपकी वर्ली जो पेंटिंग है महाराष्ट्र की उसके बारे में यहां पर बताया गया है। अब ये जो है आपका ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में जो आपकी भारतीय लोक कला होती है ना, जो लोक कला है उसको प्रमोट करने के मतलब उद्देश्य से जो आपका मतलब जो एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसके द्वारा नोएडा में जो उसका अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर महाराष्ट्र की जो है फेमस ये वर्ली पेंटिंग से, जो वर्ली पेंटिंग बोला गया है उससे सजाया गया है, इसलिए ये जो है आपका यहां पर रेफरेंस में रखा गया। तो हमको उससे लेना देना नहीं है कि क्यों रेफरेंस में आया, हमको जो वर्ली पेंटिंग है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये आपका कहां से रिलेटेड है, तो थाने जिले से रिलेटेड है। वहां पर जो वर्ली जाति के आदिवासी लोग होते हैं उनका निवास है और उन्हीं से ये संदर्भित है। तो हमको यहाँ पर क्या जानना जरूरी है कि ये किस ट्राइब से मतलब रिलेटेड है। तो ये जो आपकी वर्लीज हैं, जो आपको मतलब वर्ली जिनको बोल रहे हैं, वो आपके महाराष्ट्र और जो गुजरात की सीमा वाला जो क्षेत्र है उसके पहाड़ी और तटीय इलाकों में, मतलब जो उसका हिली और जो उसका कोस्टल एरिया है वहां पर रहने वाली ये एक जनजाति है। ठीक है ना, तो ये पता चल गया हमको। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो वर्ली की बात की जा रही है ये कोई लिपि नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो स्क्रिप्ट बोला जाता है वो नहीं है, आपका लिपि नहीं है ये। और ये जो है आपकी मतलब इस बोली की कोई लिपि नहीं है, अर्थात ये कि इसे लिखा नहीं जाता है। लिपि का मतलब ही वो होता है जिसमें लिखा जाता है, जैसे भाषा हिंदी है और लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, तो इनकी कोई लिपि नहीं है। और लिपि नहीं है इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसको लिखा नहीं जाता, मतलब अलिखित भाषा है ये। इसके साथ ही अगर इसका संबंध देखा जाए इस लैंग्वेज का कहां से है, तो ये आपका इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है, जो आपकी इंडो आर्यन भाषा है। इसके बाद देखा जाए तो जो आपके इतिहासकार वगैरह हैं उनका मानना है, उनके बीच में ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेडिशन है आपका वर्ली का, वो आपका 2500 जो बिफोर सेंचुरी की बात कर रहे हैं ये, है ना, बीसीई की बात कर रहे हैं, और 3000 बीसीई के बीच जो है इसका मतलब ये परंपरा स्टार्ट हुई थी, ऐसा बोला जाता है इसमें। ठीक है, और ये जो है आपके वर्लीज जो होते हैं मेनली ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं और ये जो है आपके मड हट्स में रहते हैं। ठीक है, विच आर कॉन्स्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे ऑल अराउंड अ सेंट्रल सेल। ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीजें हैं कि किस तरीके से ये रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया है तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो वर्ली की जो भी आपकी आर्टिफैक्ट्स है ये स्पेशली बनाए जाते हैं विवाह के समय पर। ठीक है, विवाह के समय पर बनाए जाते हैं, इन्हें शुभ माना जाता है और इनके बिना बोला जाता है कि जो शादी है, जो मैरिज है, वो इनकम्प्लीट है ना, नॉर्मल से फैक्ट है ये। इसके अलावा देखेंगे तो जो ये आपकी ये जो आपके फीचर हैं इसमें, इस कला के अंतर्गत, इस आर्ट के अंतर्गत, उसमें आप देखेंगे कि इज दैट अ स्ट्रेट लाइन विल नॉट बी सीन इट, मतलब जो सीधी रेखाएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, जबकि जो दो लाइन जो होती हैं वो ड्रॉ की जाती हैं पॉइंट टू पॉइंट है। विथ दीज
ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड। तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे आदमी का चित्र है, प्राणियों का चित्र है, पौधों का चित्र है, वो दिखाया जाता है। वहां पर सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक गतिविधियों को भी जो मतलब शो किया जाता है, ठीक है ना। और उनको कैसे किया जाता है कि जो कलर का यूज किया जाता है ना उसमें, उसको कैसे यूज किया जाता है कि जो वाटर होता है, मिक्सिंग वाटर विथ राइस फ्लोर वाटर, ठीक है ना, तो उससे मतलब वहां पर कलर वगैरह करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है सरफेस पे, ठीक है ना। ऑन अ सरफेस कवर्ड विथ काउ डंग, ऐसा सरफेस जो काउ डंग से क्या किया जाता है, मतलब जो काउ डंग का सरफेस होता है उसको उससे कवर किया जाता है। और रंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है मिक्सिंग वाटर विथ राइस फ्लोर वाटर, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो इसमें लिखा गया है कि जो भी आपके सोशल ओकेजन्स वगैरह होते हैं, जैसे होली दिवाली हो गई, उसके सेलिब्रेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। और इसमें जैसे चौक वगैरह बनाया जाता है ना आउटर वॉल्स पे, ठीक है ना, तो वो ठीक है लिखा हुआ है। और इसमें जो त्योहार की, जैसे ऑल दीज फेस्टिवल्स कम एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इन द फील्ड्स, सो फ्रेश राइस फ्लोर इज आल्सो यूज्ड इन आर्ट एट दिस टाइम, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग देखिए, जितने भी त्योहार है भारत में मैक्सिमम देखेंगे तो कटाई, फसल की कटाई के बाद ही होता है। जब पैसा होगा तभी तो मतलब त्योहार का सेलिब्रेशन किया जाएगा ना। इसको आप लिंक करके देखिएगा। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म में जो अपने मतलब शादियों के मुहूर्त वगैरह भी होते हैं वो उसी से, इसीलिए वहाँ पर कटाई के बाद वगैरह होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे तो जो महाराष्ट्र की आप ये आपकी फोक पेंटिंग है जिसको लोक मतलब चित्रकारी बोल रहे हैं, तो इसके रूट्स की बात करें तो जैसे जो आपका रायसेन में, जो आपका एमपी में भीमबेटका की जो आपकी शैल गुफाएं हैं ना, ठीक है ना, मतलब जो शैल गुफाएं हैं उसके चित्रों के समान इसको बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब वहां से बोला जाता है कि यहाँ से भी उसका जो है रॉक शेल्टर जो भीमबेटका की है, वहां से इसको मतलब देखा जाता है, वहीं से संदर्भित माना जाता है, ठीक है ना। और इसके रूट्स में भी ट्रेस्ड टू एज अर्ली एज द 10th century AD, दे बियर अ रिसेम्बलेंस टू दोज क्रिएटेड इन द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा समझिए कि उसी के समान है यहाँ की भी जो चित्रकारी है, ठीक है ना। और इसमें जो है आपकी सीन्स की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए शिकार है, मछली पकड़ना, खेती, त्योहार, नृत्य, पेड़, जानवरों को चित्रित करना, है ना, इस तरीके के जो है दृश्य उसका उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है मेनली वुमेन्स के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ली पेंटिंग जो है ना। उसके अलावा देखा जाए तो विथ अ व्यू टू प्रमोट इंडियन फोक आर्ट, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, ये इसलिए रेफरेंस में है कि नेशनल फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है ना, ये PSU है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंतर्गत, उन्होंने अपने यहाँ जो है फेमस वर्ली पेंटिंग आउटर वॉल्स में कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में लगवाया है। तो ये रेफरेंस था, शुरू में ही डिस्कस कर लिया था अपन लोगों ने। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वर्ली पेंटिंग ही दिखाया गया है, इस तरीके का होता है कुछ ये, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ को, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी है ये लीबियाई संकट से रिलेटेड है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लीबिया संकट के बारे में बताया गया है, देखिए वहाँ पर वैसे भी जो है हमेशा आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि वहाँ किसी न किसी तरीके का क्लैशेस बना होता है। तो अभी क्या है कि आपका 1969 से 2011 तक देखे तो वहां पर जो है आपका मुअम्मर गद्दाफी का जो है शासन रहा है, ठीक है ना। उन्होंने जब पिछली जो वहां की मतलब राजशाही थी उसको पलट दिया और नया जो है लीबिया जो था आपका अरब रिपब्लिक की उन्होंने स्थापना की थी, घोषणा की थी। 2011 में जब देखा गया वहां पर मतलब फर्स्ट सिविल वॉर ब्रोक आउट इन लीबिया अगेंस्ट द रजीम ऑफ गद्दाफी, तो वहां पर पहला गृह युद्ध छिड़ गया था 2011 में गद्दाफी के शासन के खिलाफ लीबिया में। और ये जो युद्ध है आपका, दिस वॉर वाज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एंटी डिक्टोरियल प्रोटेस्ट इन कंट्रीज ऑफ अरब वर्ल्ड लाइक ट्यूनीशिया, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन एटसेट्रा, नोन एज द अरब स्प्रिंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आफ्टर जो आपका मतलब 1950s के बाद की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उस रेफरेंस में भी इसको पूछा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपका अरब स्प्रिंग है जहां पर धीरे धीरे जो है आपका मतलब क्या लोकतंत्र की मांग होने लग गई, जिस तरीके से डेमोक्रेसी की पूरे वर्ल्ड में हो रही थी, और वहां पर जो भी तानाशाह थे उनके विरोध में ये प्रदर्शन जो था, इस तरीके का जो आंदोलन उस क्षेत्र में चल रहा था, है ना, अरब क्षेत्र में, उसी में से ये नाम रखे गए, उसी को बोला गया क्या, अरब स्प्रिंग, ठीक है ना। अब क्या है कि समय के साथ जैसे आगे जैसे चलता रहा तो इसमें क्या हुआ कि लीबिया की स्थिति और भी खराब होती गई, ठीक है। और उसके जो भी अपोजिशंस वाले थे, है ना,
और जो गद्दाफी के समर्थक वगैरह थे उनके बीच में मतलब गृह युद्ध का नेतृत्व भी किया उन्होंने। अब देखिए होता क्या है कि देखिए कि जो भी अगर किसी देश में अब दो गुटों के बीच में संदर्भ चल रहा है कि मतलब खराब चल रहा है, तो कोई उसको अब मतलब गद्दाफी को सपोर्ट कर रहा है, कोई गद्दाफी के बिल मतलब अपोजिट वाले को कर रहा है, तो उससे अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है? जो होम स्टेट है, जो गृह राज्य है वो वहां पर है ना, उसी को तो हो रहा है नुकसान। तो वही बताया गया है। इसमें आप देखेंगे कि सिविल वॉर वगैरह चल रहा था अपोजिशन फोर्सेस और जो आपके मोहम्मद गद्दाफी के सपोर्टर्स थे उनके बीच में। अब इसके बाद क्या हुआ, नाटो ने वहां पर हस्तक्षेप किया, ठीक है ना, और UN Security Council Resolution 1973 which was supported by 10 countries, जिसमें से 5 थी आपकी इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, रशिया एंड चाइना, abstained from voting, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया कि जो 10 देशों द्वारा समर्थित जो है एक मतलब जब यूएन ने अपना हस्तक्षेप किया तो वो लाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 1973 में, ठीक है ना, रिजोल्यूशन लाया गया। इसमें 10 देश थे, नाम की अपन ने बात कर ली है। और इसमें मतदान की बात करें जैसे, तो इसमें मतदान से जो है वो अलग रहे देश, उसमें से अपना इंडिया था, ब्राजील था, जर्मनी था, रशिया था और चाइना था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद जो है जो अंतरराष्ट्रीय जो आपका यूएन बैक्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट वाज पुट इन प्लेस कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड विच वाज सपोज टू ब्रिंग आउट अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, मतलब लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय समर्थित सरकार जिसको जीएनए बोला गया, उसका नाम दिया गया, ठीक है ना। वो इसलिए ऐसा बोला गया कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए उसको लाया गया है। लेकिन वो जो आपका जीएनए है वो भी फाइनली फेल्ड हो गया, वहां पर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी थी उसको वहां पर स्थापित करने में क्या रहा, स्थायित्व को, स्थिरता को स्थापित करने में वो भी विफल रहा। अब जो आपका मतलब एलएनए है ये आपका कैप्चर कर लिया इसने लीबिया के जो ईस्ट साइड है वहां पर, ईस्टर्न साइड में ईस्ट लीबिया को, एंड हैज बीन रनिंग लॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप्स एंड अदर अपोनेंट्स सिंस देन। तो इस तरीके की वहां पर प्रॉब्लम चलती रही। ये नॉर्मल सी यहाँ पर टाइमलाइन के हिसाब से आपको हिस्ट्री टाइप का बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो जो है आपका उसमें ऑल्सो ज्वाइंड द लीबियन क्राइसिस विद द एम ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन, एंड जो आपका इलेक्शन हुआ बाई इलेक्शन जुलाई 2012 में 2012 में, तो वहां पर नई गवर्नमेंट जो है वो आ गई है ना, और उसने जो है आपका लीबियन कैपिटल जो है वो ट्रिपोली, ठीक है, ट्रिपोली जो है उनकी कैपिटल है लीबिया की, तो वहां पर अपनी सरकार बनाई। और 2014 से जो ट्रिपोली बेस्ड आपकी गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया कि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया और लीगली एक्सटेंडेड इट्स टेन्योर, है ना, और अपने जो मतलब टेन्योर है कार्यकाल उसको बढ़ा दिया। अब जब यहां पर एलएनए की कंट्रोल की बात करें तो उन्होंने ईस्टर्न पार्ट का लीबिया का जो मतलब कंट्रोल कर लिया था विद द हेल्प ऑफ द टोबक बेस्ड पार्लियामेंट, ठीक है ना। जो आपकी टोबक में एक वहां की पार्लियामेंट है, टोब्रुक बोला जाता है, और उसी के सहयोग से उन्होंने ईस्टर्न पार्ट पर अपना जो है वो नियंत्रण कर लिया। ऑन द अदर हैंड द यूएन बैक्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लीबिया फ्रॉम ट्रिपोली। तो देखिए ईस्ट और वेस्ट साइड में दो अलग अलग सरकारों का जिनके विचारों में मतभेद है, उन्होंने वहां पर क्या कर लिया है, वहां पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो उससे वहां पर हमेशा जो है वो क्लैशेस बने रहते हैं, है ना। तो लीबिया का जो ऑयल रिजर्व है वो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है अफ्रीका में, ठीक है ना, आर अवेलेबल इन लीबिया, मतलब अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट जो आपका रिजर्वॉयर है वो ऑयल का, वो कहाँ है, लीबिया में है, ठीक है। जहाँ पे ये डेटा रखा गया है कि 2011 से पहले की अगर बात किया जाए तो पर डे जो था वहाँ पर मतलब जो उत्पादन होता था तो वो 1.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल का डेली वहाँ पर मतलब प्रोडक्शन किया जाता था, है ना, प्रोडक्शन किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। और बाद में ही देखेंगे आप तो 2011 के बाद ही जो है तेल का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखा गया, ठीक है ना। उसका कारण ये है जब किसी देश में जो है आंतरिक संघर्ष चल रहा होगा तो फिर किस तरीके से इन सब चीज़ों को मोबिलाइज किया जाएगा, ठीक है। और 2016 के अंत में देखा जाए अगर तो जो इसका उत्पादन है वो लगभग जो है 1 मिलियन बैरल जो है आपका प्रतिदिन तक बढ़ गया था। मतलब जो राइजिंग था इसमें देखा गया कि 1 मिलियन बैरल पर डे का वहां पर राइज देखे गए उसमें। वाइल एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी दिस ईयर दिस हैड रीच्ड ओनली जो आपका कितना पहुंच गया, ये 1 लाख जो है आपका बैरल्स पर डे पहुंच गया,
ठीक है ना। तो ये एज द पोर्ट एंड पाइपलाइन वर शट डाउन बाय जो आपके एलीज थे किसके, खलीफा हफ्तार सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीबियन नेशनल आर्मी, जो आपकी एलएनए की बात हो रही थी वो है लीबियन नेशनल आर्मी की, है ना। तो उन्होंने वहां पर क्या कर दिया था, शट डाउन कर दिया था पोर्ट और पाइपलाइन को, इसलिए वहां पर उत्पादन जो है वो बहुत कम हो गया था। ठीक है ना, 1 लाख बैरल पर डे के स्तर पे वो पहुंच गया था। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीजें थी ये। और यहाँ पर देखिए कि लीबियन जो क्राइसिस है और उसके कारण जो भी लॉसेज ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो आपका लीबियन क्राइसिस है, इसमें आपके अभी तक 9 वर्षों की बात करें अगर 2011 से, तो यहाँ पर जो है आपका लगभग 4 लाख जो लीबियंस हैं वो आपके विस्थापित हो चुके हैं, डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। वहीं पर जो हजारों लोग हैं आपके, वो इस दोनों सरकारों के मतलब आपसी संघर्ष के कारण उनको मतलब मृत्यु मतलब प्राप्त हुई और मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये संघर्ष है उसके कारण सीधी बात है कि ऑयल रेवेन्यू जो है वो सीधा सीधा कम हो गया, तो उसके कारण सरकार का रेवेन्यू भी कम हो गया, है ना। उसके कारण जो वहाँ पर जो भी परेशानियां हुई संघर्ष के कारण, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ, है ना। और वहाँ पर लोगों को क्या हुआ कि अब जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो आपकी क्या हो गई, डाउनग्रेड हो गई, उसमें अवनमन देखा गया है। तो नॉर्मल से फैक्ट है यहाँ पर। इंटरनेशनल रिस्पॉन्ड की बात करें यहाँ पर, तो जो आपकी इंटरनेशनल बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, 19 जनवरी 2020 को, उसको अटेंड किया था आपका लीबियन पार्टीज ने और जो आपके अदर कॉन्सर्न कंट्रीज हैं इनसे। तो उसके रिजल्ट के रूप में, है ना, फरवरी 2020 में लीबिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक 55 पॉइंट रोड मैप रखा गया, उसका समर्थन किया गया। और यूएसए ने मतलब ऑर्डर दिया कि इवैक्यूएशन ऑफ इट्स ट्रूप्स स्टेशन्ड इन ट्रिपोली। तो मतलब त्रिपोली में जो उनके तैनात सैनिक थे उनको बोला उन्होंने कि अब वो उसको वहां से ड्रॉबैक कर लेंगे, उनको वहां पर ला लेंगे वापस। इंडिया का स्टैंड देखा जाए अगर, देखिए ये मैप भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए जो भी एरिया है वो आप हमेशा देखते रहिए। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर है, चाड है, सूडान है, ये आपका इजिप्ट है, सहारा डेजर्ट, और ये आपका लीबिया, उसकी कैपिटल आपकी ट्रिपोली है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। तो जो इंडिया का स्टैंड है इसमें वो बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो अमेरिका ने जैसे वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन किया, तो उसमें जो है भारत का जो रवैया रहा है वो आपका क्रिटिकल रहा है। वो हमेशा बोलते हैं कि दूसरे जो भी कंट्रीज हैं, भारत का स्टैंड है कि भैया उनकी संप्रभुता का आप हमेशा जो है वो ख्याल रखें, उसका हनन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो आपका मतलब सिविलियंस हैं वहां पर, वो उस ग्राउंड पे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, उन पर जो है असर पड़ता है, इसलिए इस हिसाब से भारत वहां पर आलोचनात्मक रवैया उसने अपनाया है। लीबिया पर इसका रुख जो है आपका रैशनल है, रियलिस्टिक है, अप्रोच यथार्थवादी है, क्योंकि लीबिया में इसके अनेक निहित जो है आपके इंटरेस्ट है ना। इट्स स्टैंड्स ऑन लीबिया हैज बीन मोर ऑफ अ रियलिस्टिक वन एज इट हैज मैनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन लीबिया। तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। इसी के साथ जो है यहाँ पर मैप के साथ ये जो है आपकी न्यूज कवर हो गई। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। ये ब्रिक्स में जो इनोवेशन बेस है उसके बारे में ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पर न्यूज रखी गई है। अब देखिए, चाइना जो है वो आपका ब्रिक्स के साथ जो है आपका इनोवेशन को लाने के लिए, है ना, जो भी है आपका आपस में कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए चीन में ही जो है आपका ब्रिक्स जो है इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने के लिए वो विचार कर रहा है। ठीक है ना, ताकि जो है ब्रिक्स देशों के बीच में इस तरीके की जो मतलब जो भी नई चीज़ें हैं इनोवेशन से रिलेटेड उसको वो क्या कर सके, प्रमोट कर सके। अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है आपका 5G को एडवांस करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है ना, जो एआई है आपका वो अक्रॉस 5 ब्रिक्स कंट्रीज, है ना, मतलब जो ये 5 के 5 आपके ब्रिक्स कंट्रीज हैं आपके, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था ब्रिक्स में, है ना, ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना ये, ठीक है, किस सम्मेलन में, किस ईयर में, कहां पर। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ब्रिक्स देशों में ये जो 5G को प्रमोट करने की जो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है चीन, उसका कारण ये है कि जो वो उसका मतलब जो हुआवे है ना, हुआवे बोला जाता है, हुआई है आपका, हुआई है उसका नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको क्या करना है,
स्थापित करना है और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में अपना नेटवर्क जो है स्टेबल करना है। और हुआई के लिए जो उसका हुवेई हुवेई बोला जाता है के नाम पर एक दावेदार के रूप में आया है। हालांकि ये जो कंपनी है अन्य कई देशों में विवादों में उलझी हुई है। तो ये जो कंपनी है हुवेई, इसका नाम आपने सुना होगा। तो इसको जो है ये कम मतलब ये सामने आई है इस तरीके के प्रमोशन के लिए, है ना, उसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये कई देशों में जो है आपका ब्राजील और साउथ अफ्रीका में, जबकि ये कई देशों में विवाद में उलझी हुई है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम कि ब्रिक्स देशों की इसमें प्रतिक्रिया क्या है। तो रशिया तो है जो वो तो उसने तो वहां पर हामी भर दी है चाइना के साथ 5G में काम करने के लिए, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका जो है आपका चाइनीज कम्युनिकेशन जो है फर्म हुवेई जो है आपकी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 3 ऑफ इट्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन द रोल आउट ऑफ देयर 5G नेटवर्क, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्राज़ील है उसने अलाउ किया है पार्टिसिपेशन के लिए इन ट्रायल्स, बट इज इट टू टेक अ फाइनल कॉल, है ना, मतलब अभी ट्रायल की बात की। जबकि इंडिया जो है इज द ओनली कंट्री इन द ग्रुपिंग दैट इज लीनिंग टुवर्ड्स एक्सक्लूडिंग चाइनीज पार्टिसिपेशन इन द रोल आउट। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो और भी मतलब क्लैशेस हैं आपके, जो विवाद हैं आपके बॉर्डर से लेके सारी चीज़ों में, तो उसके कारण जो भारत है उसने जो है किसी भी तरीके के चाइनीज पार्टिसिपेशन से रोल आउट किया है, बहिष्कृत किया है। भारत द्वारा 5G में चीनी जो पार्टिसिपेशन है उसकी अनुमति दिए जाने की भारत की बात करें तो वहाँ पर ना के बराबर है प्रोबेबिलिटी। बल्कि भारत ने तो ऐसा मतलब अभी आप देख रहे हैं स्टैंड की जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो कॉन्सर्न है, चिंताएं हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को, उसके संदर्भ में 59 जो चाइनीज ऐप्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा कड़ा प्रतिबंध भी लगाया हुआ है और चीनी निवेश पर भी जो कड़ा रुख अपनाया है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपके इंडियन इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो ऐसा बताया है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो किसी ना किसी तरीके से मतलब जो है जो भी जानकारियां हैं उसके संदर्भ में उन्होंने क्या किया, चिंताएं जो है वहाँ पर अपनी रखी हैं कि यहाँ से जो है डेटा वगैरह भी वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है तो प्राइवेसी की समस्या होती है और भी बहुत सारे जो आपके कंसर्न होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संदर्भ में, है ना, वहाँ पर उसके संदर्भ में उन्होंने वहाँ अपनी चिंता व्यक्त की है। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भैया जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो आपकी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर अभी टेंशन चल रही है चाइना के साथ। तो जब तक वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो हमारे बीच भी स्थिति सामान्य होने की संभावना जो है वो न्यूनतम है, कम से कम है। चीन ने जो है अनाउंस किया था 2017 में कि उसका अपना एम्बिशन है टू बिकेम द वर्ल्ड लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय 2030। तो उसने बोला था 2030 तक तो भैया हम यहाँ पर वैश्विक जो है नेता बन जाएंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ठीक है ना। व्हेन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान अलॉन्गसाइड द यूएसए, है ना, उसने अपना प्लान बनाया था। उसके साथ जो देखा जाए यूएसए को, वो आपका ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है ना, और जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के संदर्भ में देखा जाए तो दो इंडिया हैज़ स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, इंडिया ने अभी यहाँ पर इस मार्ग में चलना ही स्टार्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देखा जा रहा है, राष्ट्रीय रणनीति की दिशा में अभी कदम उठाया जा रहा है। इट इज़ एड टू एक्नॉलेज दैट सुपीरियरिटी इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक जो आपकी साइबर में है ना, स्पेस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विल डिसाइड द फ्यूचर सुपर पावर्स। तो सही बात है, आने वाले भविष्य की जो महाशक्तियों का फैसला है वो इस आधार पर भी होगा, क्योंकि सारी की सारी जो है साइबर जो है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यही तो देखा जा रहा है आपका, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने अप्रोच किया है यूएस के साथ विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसी, जो आपकी 10 डेमोक्रेसीज हैं, लोकतांत्रिक जो आपके लोकतांत्रिक देश हैं। तो इसमें क्या है आपका कि 5G क्लब बनाने के लिए उन्होंने संपर्क किया है यूएसए से, ब्रिटिश ने। और इसमें जो है इस प्रस्तावित क्लब में आपके एक तो G7 की कंट्रीज आ जाएंगी, जो आपकी यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है आपका, इटली है आपका, जर्मनी है, फ्रांस, जापान एंड कनाडा है। उसके साथ ही आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका इंडिया है और साउथ कोरिया है। इट विल एम टू क्रिएट
मतलब वो क्रिएट करने के लिए अल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G के जो इक्विपमेंट्स हैं एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना। तो ये वही बात है कि चाइना उधर अपना स्टैंड ले रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इस तरीके की बात वहाँ पर रखी जा रही है। नॉर्मल सा फैक्ट है। और 5G नेटवर्क के लिए अगर आप देखेंगे बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसमें OFDM जो है उस पर बेस्ड है ये, जिसको ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक मेथड है आपका जिसमें मॉड्यूलेटिंग का यूज किया जाता है, जिसमें जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको वहां पर मतलब पास कराया जाता है अक्रॉस सेवरल डिफरेंट चैनल्स टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। ठीक है ना, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, है ना, व्यवधान को कम करने के लिए अलग अलग चैनल में जो है डिजिटल सिग्नल को जो है एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में उनको वहां पर फ्लो कराया जाता है, और इस टाइप की विधि को ही बोला जाता है आपका जो OFDM की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो FGNR AR मतलब AIR जो आपका एयर इंटरफेस अलॉन्ग साइड है उसका यूज किया जाता है OFDM प्रिंसिपल पर। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल सी चीज है कि जो इसमें इंटरफेस का यूज किया जाता है 5G जो है आपका NR एयर इंटरफेस का यूज किया जाता है OFDM जो आपका प्रिंसिपल है उस आधार पर। ठीक है ना, 5G ऑल्सो यूजेज वाइडर बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी सच एज सब 6 GHz एंड MM वेव लिखा गया है। ये आपका जो है आपका ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, देख जाइएगा कभी कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बता देता। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के बारे में बात किया तो आपको पता है जो फर्स्ट जनरेशन आया 1980s में आया था, और इसमें एनालॉग वॉइस जो है ये यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो 2G की बात करें ये अर्ली 90s में आया था, और ये जो है आपका डिजिटल वॉइस के लिए ये भी था, है ना, जिसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। फिर 3G आया, इसमें जो है आपका 3G अर्ली 2000 में आया, ये आपका मोबाइल डाटा लेके आया, CDMA 2000 एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। 4G जो आपका आया LTE जो आप देखते होंगे मोबाइल में, ये जो है आपका ये मतलब मोबाइल ब्रॉडबैंड से इसको संदर्भित मानिए। ठीक है ना, उसी के युग में ये आया है 2010 में, और ये जो है आपका लिखा है इन द एरा ऑफ जो आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड, तो उस दौरान इसका शुरुआत देखी गई 4G की। और जो है अब ये जो 4G है, अब इसके बाद 5G की बात हो रही, विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मोर कनेक्टिविटी दैन वॉज एवर अवेलेबल बिफोर। तो बोला जा रहा है कि भैया अधिक से अधिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अब 5G की ओर डिज़ाइन किया जा रहा है, वहाँ बढ़ा जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल से यहाँ पर चित्र दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो जो आपका दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था 2013 का, उसके अंतर्गत जो है खाद्य सुरक्षा की बात की गई है, उसमें उनके इंक्लूजन की बात की गई है। ठीक है ना, तो जो मिनिस्टर है मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स की, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर मतलब उन्होंने बोला है कि जो भी आपके मतलब राज्य हैं और जो आपके यूटीज़ वगैरह हैं वहाँ पर जो आपके डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति मतलब उनको अब संज्ञा दी गई है, उनको भी जो है NFSA जो है आपका राष्ट्रीय फूड मतलब खाद्य सुरक्षा कानून जो 2013 का है उसमें जो है उनको क्या किया जाए, उनको समावेशित किया जाए। उसके लिए यहाँ पर एक निर्देश जो है गाइडलाइंस जारी किया गया है। अब क्या है कि इसके अंतर्गत जो सभी आपके डिसेबल्ड पर्सन होंगे वो अपने कोटे के आधार पर इस एक्ट के थ्रू NFSA के थ्रू जो है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रावधानों के अंतर्गत उनको वहां पर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है ना, और उनको जो है खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोज नॉट ऑलरेडी कवर्ड शुड बी इशूड फ्रेश राशन कार्ड्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, जिनको अभी फ्रेश मतलब राशन कार्ड जारी करते हुए इसके तहत जो है शामिल किया जाएगा, है ना। और इस तरीके की जो है मतलब वो समझ लीजिए कि इस तरीके की कोई भी योजना बनाई जाती तो जो पहले से किसी तरीके की उस तरीके से संदर्भित जो भी योजना है उसमें उसका लाभ ना ले रहे हो, ये नॉर्मल सा प्रोविज़न है, उस तरीके की बात है यहाँ पर। दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें तो उनको जो भी निर्धारित उनके मानदंड है ना, उनको पूरा करना होगा। ठीक है, और वो कवर्ड मतलब वो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, जैसे कोई स्टेट हो या यूटीज़ हो, है ना, तो उसके अंदर जो है उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी उनको, जो उनके हाउस होल्ड्स हैं, है ना, उसको जो भी आपके वहाँ पर क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको, ठीक है ना, फिर उनको मतलब वहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कर रहे हैं इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19 के कारण वैसे भी स्थिति खराब है, तो इसके अंतर्गत ही इसको सम्मिलित
घोषित किया गया है कि 2 योजनाओं का नाम आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। एनएफएसए जो 2013 का है हमारा एक्ट, उसकी सेक्शन 10 की बात किया गया है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल करने और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। तो याद रखिए कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन तरीके के वर्गों को शामिल करने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये धारा वारा नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है ना। तो वैसे लोगों को जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो राज्य सरकारें वगैरह है वहाँ पर वैसे जो आपके हाउस होल्ड्स होंगे उनको प्रायोरिटी में रखेंगे, प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे उनको। उसके बाद सेक्शन जो 38 है उसमें लिखा गया है एनएफएसए ने मतलब अनिवार्य बनाया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को मे फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जो राज्य सरकार है उनको वो समय समय पर दिशा निर्देश दे ताकि इसका प्रभावी रूप से जो है क्रियान्वयन हो सके, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एनएफएसए 2013 का है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो जो ये है आपका कब जो नोटिफाई किया गया, तो 10 सितंबर 2013 को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो हमारे यहां लिखा हुआ है, हमारे जो हमारा मतलब जो प्रीएम्बल की बात करते हैं वहीं, और 39 जो आर्टिकल 39 देखते हैं आप, है ना, बीसी संसाधनों का समता मूलक वितरण, है ना, और राइट टू लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 से भी ये लिंक होगा। तो इसका जो मतलब ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फूड, पहले तो फूड प्रोवाइड करना, उसके अलावा फूड सिक्योरिटी के अलावा उसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ है उसको भी बनाए रखना। तो मतलब फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो लोगों को उपलब्ध कराना, और वो भी किस तरीके से, जो वाइबल तरीके से, वहनीय तरीके से, ठीक है ना। तो उसके द्वारा जो है आपको ये डिग्निफाइड लाइफ को प्रदान करना। वही लिखा है कि बाय प्रोवाइडिंग देम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो 3 चीजें हो गई, एक तो वायबिलिटी की भैया वो वहनीय तो हो, जिस भी तरीके से उसको जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके अलावा जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छा हो, फूड की जो अवेलेबिलिटी हो, और उसके साथ ही जो है उसके अंदर जो है न्यूट्रिशंस वगैरह भी हो, ठीक है ना, ताकि वो अपनी गरिमामूल जो भी आपकी गरिमामयी जीवन है किसी व्यक्ति की, वो आराम से उसको क्या कर सके, वहनीय तरीके से जी सके, ठीक है ना। इसमें कवरेज जो है आपका 75% जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है, और लगभग जो 50% अर्बन पॉपुलेशन जो है अभी जो इस तरीके की सब्सिडी जो है वो क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं, तो आपको पता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है, मतलब लक्षित जो आपके ग्रुप होते हैं उसके मतलब लक्षित जो है इसमें सार्वजनिक जो आपकी वितरण प्रणाली है उसके अंतर्गत इनको कवर किया जा रहा है। ये डेटा याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, उनके जो गाइडलाइंस के अनुसार जो भी आपके प्राथमिकता वाले जो घर हैं उनको जो है टीपीडीएस के अंतर्गत जो है वो जो सम्मिलित है उनको यहाँ पर जो एलिजिबल माना जाता है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो दिसंबर 2000 में ये जो है लॉन्च किया गया था ये योजना जो है आपकी, और ये इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली। देखिए कंसेप्ट देखिएगा, गरीबों में गरीब की बात की गई थी, इसलिए अंत्योदय मतलब अंत जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में है उनकी बात किया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम अमंग्स द नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज कवर्ड अंडर टीपीडीएस, ठीक है, विद इन द स्टेट्स एंड प्रोवाइडिंग देम फूड ग्रेन्स एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड रेट। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो 1 करोड़ गरीब से गरीब परिवारों की जो पहचान की गई थी उन्हें बहुत कम मूल्य पर मतलब अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न को उपलब्ध कराया गया था। तो यहाँ पर वही मतलब रेखा चित्र के माध्यम से डायग्रामेटिक जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात की जा रही है। इसमें फार्मर्स हैं, वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओल्ड एज, विडो, डिसेबल्ड जो पेंशनर्स हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। तो वल्नरेबल ग्रुप्स को आप देख लेंगे एक बार, तो उसी के अंतर्गत ये बात की जा रही है। यहाँ पर आईएनएस विराट की बात की जा रही है, ठीक है ना। और जो हमारा आईएनएस विराट है उसमें जो आपका वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि जो आपका न्यूक्लियर सबमरीन है तो कौन सा है पहला दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो द एयरक्राफ्ट कैरियर विराट आईएनएस विराट विच वाज रिलीज्ड फ्रॉम सर्विसेज, जो उसकी सर्विस थी 3 years ago, विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्क्रैप्ड शिप नेक्स्ट मंथ फ्रॉम मुंबई टू द शिपयार्ड जो है आपका अलंग जो है आपका गुजरात का। कहने का मतलब ये
कि जो आपका 3 वर्ष पूर्व जो सेवा मुक्त हो गया था अपना विराट जो है, आईएनएस विराट जो है, उसको जो है नेक्स्ट मंथ है जो उसको मतलब गुजरात के अलंग में वहाँ पर शिप यार्ड में ले जाया जाएगा और स्क्रैप के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, है ना, जो अभी आपका मुंबई में है, तो मुंबई से गुजरात ले जाया जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ से किसको कहाँ ले जाया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका एयरक्राफ्ट है कैरियर जो आईएनएस विराट है ऑफ जो आपका सेंचोर क्लास का है, वॉज अवॉर्डेड द एचएमएस पोस्टेड in the British Navy in the year 1959 under the name HMS, है ना, हरमेस बोला जाता है उसको। तो वो जो है आपका सेंटोर क्लास का है ये, और ये आपका जो आपका HMS हरमस के नाम से 1959 में ब्रिटिश जो आपकी नौसेना थी उसमें उसको क्या किया गया था, तैनात किया गया था। उसके लगभग 25 मतलब ईयर्स बाद, 25 वर्षों बाद, मतलब 25 वर्षों तक वहां पर ब्रिटिश नेवी में रहा वो। उसके बाद 1984 की बात करें, है ना, तो इसे जो है वहां पर सेवा से मुक्त कर दिया गया और 1987 में फिर इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया और उसके बाद फिर इंडियन ये नेवी में सम्मिलित किया गया, है ना। नॉर्मल से इसका टाइमलाइन दिया गया है ये। इसके बाद देखेंगे आप तो मार्च 2017 में नेवी से इसको डीकमीशन्ड कर दिया गया विराट को, ठीक है ना। उसके बाद विश्व में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप की बात किया गया है तो वहाँ पर आईएनएस विराट की बात की जाती है। विराट ने बहुत मेजर रोल प्ले किए हैं, जैसे आपका ऑपरेशन जुपिटर था 1989 का, ड्यूरिंग द जो आपका श्रीलंकन जो पीस कीपिंग जो ऑपरेशन किया गया था लिट्टे वाले संदर्भ में आपने सुना होगा। उसी के बाद फिर राजीव गांधी जी का मतलब हत्या जो साजिश के द्वारा की गई थी, जो आपका मानव बम के द्वारा, उसी की बात की गई थी, ठीक है ना। तो लिट्टे के लिए जो आपका जुपिटर ऑपरेशन चलाया गया था श्रीलंका में, जो आपकी शांति स्थापित करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था, तो वहां पर भी इसका यूज किया गया था। एवर सिंस डी कमीशन्ड और बीइंग डिपोर्टेड देयर वाज अ डिमांड नॉट टू कन्वर्ट आईएनएस विराट इनटू स्क्रैप्ड वन लाइक आईएनएस विक्रांत। तो लोगों की ये मांग है कि जैसे मतलब आईएनएस विक्रांत की तरह उसको स्क्रैप में परिवर्तित ना करने की मांग की जा रही है और कई सारी स्टेट की गवर्नमेंट ने इसे जो है म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं, किंतु इनमें से किसी को भी अभी स्वीकार नहीं किया गया। तो नॉर्मल सी चीज़ें, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो आईएनएस विराट है वो क्या है, कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, नेवी में है वो, है ना, किस तरीके का कुछ स्पेशल फीचर्स क्या है उसके, बस यही। तो भारतीय नौसेना के अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपका मेटल स्क्रैप जो आपका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है टू श्री राम ग्रीन शिप्स रिसाइकलिंग जो इंडस्ट्री है ना, उसको बेच दिया गया है। मतलब इसकी जो ई नीलामी की गई है विराट की, आईएनएस विराट की, उसमें जो है आपका एमएसटीसी जो है आपका धातु स्क्रैप जो व्यापार निगम लिमिटेड है उसके द्वारा जो है गुजरात के जो श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है उनको वहां सेल कर दिया गया है। और जो टोटल मतलब बाय किया है उन्होंने, जो आपकी श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने 38 करोड़ रुपए में आईएनएस विराट को खरीदा है और अभी तक उनको हालांकि डिलीवरी ऑर्डर नहीं दिया गया। तो ये नहीं पूछा जाएगा कौन खरीदा है, कितने पैसों में खरीदा गया। नॉर्मल सी न्यूज़ थी इसलिए कवर की जा रही है। आईएनएस विराट से आपको मतलब है। इसके बाद देखा जाए तो ट्रायल्स ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट करियर है आपका, ठीक है ना, टू बी नेम्ड एज आईएनएस विक्रांत, ठीक है ना, कि मतलब जो है आईएनएस विक्रांत के बारे में बताया जा रहा है। ये आपका तीसरे वाहक के रूप में है जिसको थर्ड कैरियर है, जिसको अप्रूवल मिला है, जो आपका 65,000 टन, है ना, आईएसी सेकंड अस्थायी रूप से जो है नामकरण इसका आईएनएस विशाल किया गया है। हैज़ बीन पेंडिंग सिंस मे 2015 से जो आपका पेंडिंग है ना, उसके बारे में न्यूज़ है ये। और ये देखिए यहाँ पर उसका चित्र भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये आपका देखिए ये टैक्सेस वगैरह के बारे में है। ये भी आपका जीएस पेपर थर्ड से जो है लिंक्ड होगा। ये सिन टैक्स की बात कर रहे हैं और जो आपका सिन गुड्स होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि सिन से आपको मतलब समझ में आ रहा है, सिन मतलब पाप से, है ना, मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि आपकी अल्कोहल है, टोबैको है ना, ड्रग्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फास्ट फूड्स हैं, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग और जो आपकी पोर्नोग्राफी वगैरह की बात की गई है, ठीक है ना, इसकी बात की गई। इनको बोला जाता है सिन टैक्स, मतलब जो सिन गुड्स बोला जाता है इनको, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब सिन टैक्स की बात करें तो जो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं जो एडवर्सली जो
अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, है ना, जैसे कि टोबैको है, अल्कोहल है, तो इन पे सिन टैक्स लगाया जाता है। देखते हैं यहाँ टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया जाता है ताकि इसको डीमोटिवेट किया जा सके, लेकिन फिर भी उसको जो है उसके जो सेल वगैरह में किसी तरीके की मतलब कमी नहीं देखी जाती है, ठीक है ना, ये जो है देखा जाता है इसमें, ठीक है, कि इसमें जो है आपका ऐसा सोचा जाता है कि अगर इतना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो उसके पीछे ग्राउंड देती है गवर्नमेंट कि भैया ये क्या कर सकता है, जो आपका हेल्थ सेक्टर है उसमें जो है रिसोर्सेज की वृद्धि कर सकता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्थ की जो है मतलब स्वास्थ्य जो है लोगों का वो ख़राब होता है, कैंसर वगैरह आप सुन रहे होंगे, तो उसमें फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे, है ना, ऐसा बोलती है गवर्नमेंट। तो ऐसा बोलती है कि ऐसा ज़्यादा टैक्स लगाने से लोगों के अंदर जो है वो मतलब ऋणात्मक एक भावना आएगी, उससे वो इन वस्तुओं की खपत कम कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी के ग्राउंड में देखा नहीं जाता है। यही 3 जो है आपके ग्राउंड दिए जाते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो वर्तमान में अगर अभी देखा जाए जीएसटी के अंतर्गत, तो जो सिगरेट वगैरह है, जो आपका पान है, मसाला है, और जो भी आपके इस तरीके के जो मतलब एरेटेड जो आपके ड्रिंक्स हैं, है ना, वाईवी जो पेय बोले जाते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है मतलब जीएसटी जो अभी चल रही है उसके अंतर्गत वहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। सिन गुड्स के अलावा जैसे आपका लग्जरी जो मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी सेस लगाया जाता है, ठीक है ना, सेस इसमें लगाया जाता है, सेस इसमें लगाया जाता है ना, सेस का मतलब जो होता है टैक्स ऑन टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है आप हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है ये कि जो भी आपके 2 पहिया वाहन हैं, 2 व्हीलर्स हैं, आर नाइदर अ लग्जरी नॉर सिन गुड्स एंड सो मेरिट अ जीएसटी रेट रिवीजन, 2 व्हीलर्स करेंटली अट्रैक्ट 28% जीएसटी। तो उन्होंने बोला है कि भैया कोई लग्जरी गुड्स के अंतर्गत नहीं आता है जो 2 पहिया वाहन है, ना तो सिन गुड्स के अंतर्गत आता है। ये वाहन जो है आपका अब जो 28% के हिसाब से अभी जीएसटी टैक्स लगता है उसको वो बोल रहे हैं कि वहां पर रिवाइज करने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, कनाडा जैसी देशों की बात करें तो वहां पर जो है आपका जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं आपके वो भी इंपोज करते हैं सिन टैक्स ऑन अ series of products and services from tobacco and alcohol to lotteries, gambling and fuel, है ना, वहां पर भी इस तरीके की चीजों पे लगाया जाता है। which chip in with sizable revenues Mexico imposed a soda tax जो है वो भी लगाया उन्होंने 2013 का। तो वर्ल्ड लेवल पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी जगह लगाया जाता है तो उस तरीके का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और जो आपका ये जीएस पेपर 3 से इसमें जो है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बात की गई है, और उसमें कुछ मतलब जो है मतलब जो किस तरीके से आरंभ किया गया वो यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो ये प्रोग्राम था ये आपका कौन करेगा, तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में स्टार्ट किया गया था। आपको पता है कि वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है, जो विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसमें हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा शहर हैं, जैसे दिल्ली है आपका, कुछ तो बिल्कुल नए शहर देखे जा रहे हैं जैसे कि आपका रायपुर है, ग्वालियर है ना, इस तरीके के क्षेत्रों को। तो हमारे यहाँ जो वायु प्रदूषण को कम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो आपके कार्सिनोजेनिक हो गए आपके और रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसी जो समस्याएँ हैं वो देखी जा रही है। आप देख रहे होंगे ना सफ़र इंडेक्स वगैरह, PM पार्टिकल जो 2.5 है, इस तरीके की चीज़ों की जाँच के लिए हर जगह लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है आपका किसके अंतर्गत करा जाएगा, तो ये आपका जो ईपीए है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अम्ब्रेला एक्ट बोला जाता है 1986 का, उसके अंतर्गत जो है आपका मतलब जो है इसको नोटिफाई नहीं किया गया है ना, याद रखिएगा ये नोटिफाई नहीं किया गया है, ना तो ईपीए के अंतर्गत ना किसी और अन्य एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। ये सिर्फ जो है इसके नोटिफिकेशन के द्वारा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो ये लाया क्यों गया था इस तरीके का एक्शन प्लान, इसीलिए लाया गया था कि एक तरीके की मतलब जो पूरा एक रोड मैप बनाया जाए कि किस तरीके से वायु प्रदूषण से निपटा जाए राज्य और केंद्र के लिए। और इसका जो लक्ष्य आपका 2024 तक जो एटमॉस्फेयर में कम से कम 20% जो है वो कम करना है, किसको, जो आपके स्मॉल और टीनी पार्टिकल से, जैसे PM10, PM5 इस तरीके की बात है उसमें। और ये आपकी पंचवर्षीय मतलब कार्यक्रम है 1924 के लिए। इसके द्वारा PM10 और PM5 का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें जो 2024 से 20 से 30% की कमी लाई जाएगी, और इसके लिए जो बेस ईयर बनाया गया है 2017 को बनाया गया है। इसमें जो है आपके जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, जो एकेडमिक्स में मतलब जो एकेडमिया हैं जो आपके, है ना, जो भी लोग हैं शिक्षाविद वगैरह हैं, और जो मतलब इस कार्यक्रम में देखा जाए तो जो आपके सड़क परिवहन है, राजमार्ग मंत्रालय है,
पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस वाला जो आपका मिनिस्ट्री है ना, और जो आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जो देखिए इसमें क्या है कि जैसे आप रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो उसको भी सम्मिलित किया गया। आप ऐसे ऐसे जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज है उनको सम्मिलित किया जाएगा ना, जहां से इस तरीके की मतलब प्रावधानों की होने की गुंजाइश है, जहां से लग रहा है कि यहाँ से जो एयर पॉल्यूशन होगा, तो वहीं पर जब मिटिगेट करेंगे तभी तो उसको कम किया जा सकेगा। वही बात वहां पे की गई है। जैसे इसमें आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी है, कृषि मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी, नीति आयोग तो होगा ही, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो आपका सहभागी होगा, जो सीपीसीबी की बात कर रहे हैं, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन जो एनजीटी के द्वारा किया गया है, एनजीटी जो है आपका, ठीक है, 2010 में जिसको स्थापित किया गया 9-10 में एक्ट के थ्रू, है ना। ये आपका पता है कि 323 में ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत किया गया है। ए और बी की बात है वहां पर, सब क्लॉज की इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए जो आपका ये आर्टिकल 323 और 324 है, इलेक्शन कमीशन वाला भी और ये ट्रिब्यूनल वाला भी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंतर्गत जो ऑब्जर्वेशंस लाया गया है कि राइट टू क्लीन एयर स्टूड रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो बिल्कुल सही बात है भैया, स्वच्छ जो है पर्यावरण को तो सम्मिलित वहां पर किया गया है, तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू क्लीन एयर तो आएगा ना। 1978 से आपको पता है कि जो मेनका गांधी वाला जो केस आया था, उसके मानका गांधी वाला जो केस आया था 1978 वाला, उसके बाद जो आर्टिकल 21 है आपका, जो आपका आर्टिकल 21 है, उसका एम्बिट कितना विस्तृत हो गया है, व्यापक हो गया है, ठीक है ना। और एंड फेल्योर टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन वाज डिनायल ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये बात जो है रखी है, ये ऑब्जर्वेशन यहां पर देखा गया है। इसके बाद देखा जाए कि जो इन्फोर्समेंट है आपका सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन का सिद्धांत का रिक्वायर्ड स्टैंड मेजर टू बी अडॉप्टेड टू गिव effect to the mandate of international obligations for which the Environment Protection Act 1986 and other laws had been enacted। तो उन्होंने बोला कि भैया जो आपका संवहनीय विकास है ना, उसके साथ जो है आपका लोक विश्वास के सिद्धांत है, उसको जो है वहां पर प्रभावी रूप से जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अंतर्गत उनको मतलब संचालित किए जाने की, स्थापित कर जाने की क्या है, आवश्यकता है। इसी के लिए आप देखेंगे तो जो आपके हमारे बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्ट्स लाए गए हैं, है ना, और जो आपके 1986 का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके पहले वाटर का है आपका 1972 का, है ना, फिर 80 का आपका है, 81 का है, मतलब एयर पॉल्यूशन एक्ट की बात है ना। सारी जो एक्ट्स है वो इसीलिए लाए गए थे, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए कि इनिशियली यहाँ पर जो आपके 102 शहरों को लिया गया था फ्रॉम 23 स्टेट्स एंड यूटीज वर चूजन एज नॉन अटेनमेंट सिटीज विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। मोस्ट ऑफ दोज चूजन आर टीयर 2 सिटीज। ये जो है शहर जो है सेलेक्ट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ आपका एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटा, ठीक है ना, फ्रॉम द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो आपका 2011 से 15 के लिए था। महाराष्ट्र जो था हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज चूजन फॉर द प्रोग्राम। तो नॉर्मल से यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो आपका एक्शन प्लान है, इसमें 10 वर्षों में सभी मानदंडों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3 सालों में जो आपका प्रदूषण का भार है, जो लोड है आपका, उसको मतलब 35% तक उसमें कमी की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर भी रिडक्शन करके पोल्यूशन को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि 10 वर्षों तक जो प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी, जो कि जीवन के अधिकार जो है आपका राइट टू लाइफ जो है, उसमें से वंचित रहने से मतलब काफ़ी मतलब टाइम लग जाएगा, मतलब उससे उबरने में, ये बात रखी गई है। और इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है अभी कि इस अवधि में जो आपका टाइमलाइन लिया गया है इसमें कि किस तरीके से जो है पॉल्यूटेंट्स को उनको रिड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो 2019 में जो आपका नॉन अटेनमेंट सिटीज थी हैज़ गॉन अप फ्रॉम 102 टू 122। तो भैया वैसे भी उसमें इंक्रीमेंट देखा जाएगा। तो ये सब क्रिटिक्स वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर मतलब मैप के थ्रू भी बताया गया है और एक डायग्रामेटिक जो है वो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें, तो जो आपके पॉलुमी घटक हैं, इंडियन टेबल टेनिस स्टार हैं, अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो उन्होंने जो है आपके रिटायरमेंट की, जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं हमारे पॉलुमी घटक हैं, उन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वेरियस इंटरनेशनल लेवल्स डिक्लेयर रिटायरमेंट। तो आपको पता है कि ये अपने करियर से मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते
करते हैं करते रहे, तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये आपके वेस्ट बंगाल से क्या है मतलब बिलोंग करते हैं, और इनकी जो शादी हुई है वो सौम्या देव जो आपकी रॉय हैं उनसे हुई है, और वो भी आपकी प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इंडिया के हर टेनिस कैरियर स्टार्टेड इन 1992 एट द एज ऑफ 9। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर प्लेयर का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके बाद इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने 3 आपकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीता है। किसने? इनकी वाइफ की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। और उसके बाद देखा जाए जो आपकी ये घाटक जी हैं उन्होंने 3 आपकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं, ठीक है, एज वेल एज 7 सीनियर नेशनल जो चैंपियनशिप हैं बिटवीन 1996 टू 2016 की बात करें। 2006 में इन्होंने जो आपके राष्ट्रमंडल खेल थे, आपके राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 16 साल की उम्र में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिडनी ओलंपिक्स में। तो नॉर्मल सी चीज़ें, स्टेट पीसीएस में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्रोएशिया में उन्होंने जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी, वियतनाम में जो गोल्डन रैकेट चैंपियनशिप है, इंडोनेशिया में जो इंटरनेशनल ओपन जो आपका टूर्नामेंट था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जो है सिल्वर मेडल जीता था 2010 में, और क्वार्टर फाइनल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ तक पहुँची थी एशियन गेम्स जो 2012 का था। उसके बाद देखा जाए तो उन्होंने 3 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और 5 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप उन्होंने क्या किया है, उनके पास कलेक्शन है वहाँ पर, ठीक है ना। और भारत में जो है टेबल टेनिस के लिए जो है अपेक्स बॉडी कौन सी है, गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, 1926 में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है टेबल टेनिस के क्षेत्र में। दुष्यंत चौटाला जी जो हैं वो करंट प्रेसिडेंट हैं इसके टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नॉर्मल सी कंटेक्चुअल चीज़ थी ये। उसके बाद देखा जाए, देखिए ये इनका फोटो भी है, पॉलिमी घटक जो अपन देख रहे थे। अब जो है आज की न्यूज़ का ये लास्ट हमारी न्यूज़ थी। इसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे। देखिए जो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, और एक ही एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपकी संस्था की बात की गई है क्योंकि ये आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एपेडा की बात की जा रही है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको किस तरीके से मार्केट से लिंक किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि जो है फार्मर्स की इनकम को जो है वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी संस्था है। तो इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1985 में इस प्राधिकरण को जो है इसी एक्ट के थ्रू जो है आपका कृषि और प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा आप देखेंगे कि ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है आपका कॉमर्स और जो आपकी इंडस्ट्री वाली जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। और ये वही आपके जो एक्सपोर्ट वगैरह की बात है, एग्रीकल्चरल और जो प्रोसेस्ड फूड है प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है उसको प्रमोट करने के लिए इसको स्थापित किया गया था, वो उसको बढ़ावा देता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ये जो अथॉरिटी है आपकी वो रिप्लेस किया उसने किसको, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, ठीक है ना, उसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया, इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया उसको। और उसके बाद देखेंगे तो जो भी आपके इसके अंतर्गत ये इट हैज बीन मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। तो जो भी आप सोच सकते हैं ना प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज़्यादा जो है आपका पोर्क वगैरह का जो मीट होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है ना। तो उसके अंदर वेज और नॉन वेज जो है दोनों चीज़ें आ गई ना, जैसे फल सब्जियां हो गई, मांस और मांस उत्पाद, तो उनके संवर्धन और विकास का इसको दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा एपेडा जो है चाइना से जो इंपोर्ट वगैरह भी होता है उसको भी वो मॉनिटर करता है, ठीक है ना, मॉनिटर करता है, ठीक है ना। एपेडा हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर इंपोर्ट ऑफ जो भी आपका वहाँ से चीनी का वगैरह का आयात होता है, ठीक है ना। चाइना नहीं है वो चीन है, चीनी है आपकी, शुगर है ना। वो ध्यान दीजिएगा, ये शुगर के इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, वो भी शुगर केन से रिलेटेड है, तो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली चीज़ है उसको वो मॉनिटर करता है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम करता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो डी में दिया गया। इसी के साथ आज की सीरीज यही समाप्त होती है। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।